वेलकम टू हेल्थ सीजियो। सेंट्रीफ्यूजेशन इसका दूसरा नाम एक्सट्रैक्टर है, यानी कि चीज़ों को अलहदा करना। सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है, इस तरीक़ाकार से कौन सी चीज़ों को अलहदा किया जा सकता है, इसमें कौन सा अपरेटस इस्तेमाल होता है और मेडिकल में इसकी क्या अहमियत है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूजेशन और डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन क्या है या फिर इसकी तारीफ़ क्या है, ये सारी डिटेल जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स बाय द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स और रोटेशन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें ठोस चीज़ों को एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत और गर्दिश की मदद से मायात से अलहदा किया जाता है। अब इस बात को एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके पास एक गिलास पानी का भरा हुआ है। अब अगर इसके अंदर चंद एक दाने रेत के डाल दिए जाएं, तो फिर उसके बाद ये कहा जाए कि आप रेत और पानी को अलहदा करें, तो ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन उसके लिए हम अगर सेंट्रीफ्यूजेशन का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में हम रेत के दानों को और पानी को अलहदा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम ठोस और माया को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। अब हम एक और तारीफ़ की मदद से सेंट्रीफ्यूजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Centrifugation is the process of separating lighter portions of a solution, mixture or suspension from the heavier portions by centrifugal force. Centrifugation हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को अलहदा कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर या फिर सस्पेंशन में से कम वज़न और ज़्यादा वज़न दोनों चीज़ों को अलहदा करना हो, तो हम बाआसानी सेंट्रीफ्यूजेशन के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूजेशन के तरीक़ाकार में हमें जिस क़ुव्वत और ताकत की ज़रूरत होती है, इसको हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का नाम देते हैं। अब इसको भी एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसी स्लाइड में आपको एक तस्वीर दिखाई गई है। अगर आप इस तस्वीर को बाईं इतराफ में देखें, जहां पर सुर्ख रंग के डिब्बे में बिफोर लिखा हुआ है, ये बात ये जाहिर करती है कि आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कुछ माया और उस माया के अंदर कुछ खुलिये मौजूद हैं, जो कि बेतरतीब हालत में इसके अंदर यकसा तौर पर मौजूद हैं। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इनको अलहदा कर दें, तो ऐसी सूरत में कहना नामुमकिन है। अब हम इसके ऊपर एक ताकत को अप्लाई करते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं, और इस तरीक़ाकार को सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं। और इस तरीक़ाकार की मदद से हम बाआसानी इस माया को और इसमें मौजूद खुलियों को अलहदा कर सकते हैं। अब अगर आप नीले रंग वाले डिब्बे को देखें जहां पर आफ्टर लिखा हुआ है, ये बात जाहिर करता है कि यहाँ पर हमने माया और खुलिये दोनों को अलहदा कर लिया है। माया का नाम हम सुप्रानेटेड देंगे, जो कि कम वज़न है और जिस वजह से ये आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में नज़र आ रहा है, और पैंदे में आपको सब्ज़ रंग में तमाम खुलिये इकट्ठे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको हम पैलेट बोलते हैं, और इनका वज़न ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूजेशन के अमल के लिए जो क़ुव्वत और ताकत इस्तेमाल की जाती है, इसको सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का नाम दिया जाता है। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल बिहेव एज इफ इट इज़ एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स। दिस फोर्स नोन एज द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। एक पहिए के गिर्द गर्दिश करना, एक पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाना, यही असल में सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहलाती है। इस बात को एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि आपने घर के अंदर छत के साथ लगे हुए पंखों को तो देखा होगा। पंखे को अगर गौर से देखा जाए तो छत के साथ लगे हुए पंखे एक पॉइंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही उनको बिजली मुहैया की जाती है तो इस पंखे के जो पर होते हैं वो घूमना शुरू करते हैं और इस घूमने वाले अमल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जैसे ही ये पंखे के पर घूमते हैं तो इनकी मदद से हवा पैदा होती है और ये हवा कमरे के तमाम कोनों तक पहुंचती है। यानी कि पंखे से वो कमरे के कोनों तक पहुंचने का जो अमल होता है इसको हम आउटवर्ड फोर्स यानी कि अपने से दूर जाने वाली ताकत का नाम देते हैं। इसी तरह ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, ये भी बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से काम करती है। यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन के अंदर जो मशीन इस्तेमाल की जाती है या जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं वो भी दरमियान से एक जगह से जुड़ा हुआ होता है और जैसे ही इसको बिजली या कोई क़ुव्वत और ताकत मुहैया की जाती है तो ये भी घूमना शुरू कर देता है और इसके अंदर मौजूद जो वज़नी और हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। The rate of centrifugation is specified by the angular velocity measured in revolutions per minute (rpm). सबसे पहले लफ्ज़ एंगुलर वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। एंगुलर वेलोसिटी असल में एक ख़ास वक़्त में किसी भी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाना, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को हम किस तरह से मापते हैं, इसको रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से मापा जाता है। यानी कि एक मिनट के अंदर वो मशीन कितने चक्कर लगाती है इसको हम आरपीएम या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूनिट का नाम देते हैं। अब इसको एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर को आपने बाईं इतराफ से देखना शुरू करना है जहां पर लिखा हुआ है सैंपल। इस तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि दरमियान में आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है ये असल में मशीन का सर्कल है जहां से मशीन जुड़ी हुई है और इसके दाएं और बाएं दोनों इतराफ में आपको हरे रंग की जो टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही हैं इनके अंदर सैंपल को भरा हुआ है। अब जैसे ही हम बिजली प्रोवाइड करेंगे तो ऐसी सूरत में ये दरमियान वाला जो सर्कल है ये घूमना शुरू कर देगा और जैसे ही ये घूमेगा तो अब हम चलते हैं तस्वीर के दाएं इतराफ की तरफ जहाँ पर आप ये वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये पहिया घूमने लगता है तो इसके साथ जुड़े हुए दोनों सैंपल्स टेस्ट ट्यूब्स ये अपनी जगह से उठकर ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो ऐसी सूरत में इसके अंदर पाए जाने वाले दोनों चीज़ें यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और इसी अमल को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल में इस्तेमाल होने वाली मशीन कैसे काम करती है और ये मशीन किस साथ से बनी हुई होती हैं, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस स्लाइड में लगी हुई तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपने सबसे पहले नंबर 1 को देखना है जहाँ पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन, यानी कि ये मशीन का सबसे पहला और बैरूनी हिस्सा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और ये मशीन को ठंडा रखने में भी मदद देता है। इसके बाद ज़रा आगे चले तो आपको इसी रेफ्रिजरेशन के अंदरूनी साइड पर एक और दीवार नज़र आ रही है जिसको नंबर 2 के साथ लिखा गया है और इसका नाम आर्मोर्ड चैम्बर है। यानी कि ये मजबूत किस्म की दीवार होती है, या तो ये दीवार स्टील की बनी होती है या फिर ये दीवार प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसी दीवार की अंदरूनी इतराफ में एक खला होता है। इस खला में से एक वैक्यूम यानी कि प्रेशर को कम करने के लिए एक सुराख रखा जाता है जिसको नंबर 3 के साथ जाहिर किया गया है। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 की तरफ
जो कि मशीन का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा होता है और यहाँ पर ही मोटर लगी होती है। यानी कि यहाँ से ही हम बिजली की मदद से इस मशीन को चला सकते हैं। और इसी नंबर 4 को ज़रा ऊपर जाके देखें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़िह हो जाएगी कि ये मोटर के ऊपर ही हमने एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है। इस डिब्बे के अंदर हम क्या रखेंगे? अपनी टेस्ट ट्यूब्स को, जिसको नंबर 5 के साथ ज़ाहिर किया गया है। यानी कि इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम अपना सैंपल डाल देंगे और जैसे ही इस मोटर को चलाया जाएगा तो ऐसी सूरत में इस सैंपल के अंदर मौजूद ठोस और माया दोनों चीज़ें अलहदा हो जाएंगी और इसी को सेडिमेंटेटिंग मटेरियल का नाम दिया जाता है। यूँ इस तरीक़ाकार से ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीनें काम करती हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम क़ुव्वत और ताकत मुहैया करेंगे और ये घूमने के अमल शुरू होगा तो इसी चक्कर में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी और इसी अमल को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल में इस्तेमाल होने वाली मशीनें मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के साथ मौजूद हैं। इनमें से चंद एक का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो यानी कि छोटा, तो यूँ ये बात साबित हुई कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज से मुराद छोटे साइज़ वाली मशीन है। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज आर यूज्ड टू प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल्स और न्यूक्लाई। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज असल में एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो कि ख़ासकर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, खुलिये और न्यूक्लाई वगैरह को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कम हजम वाली चीज़ों को अलहदा कर सकते हैं। यानी कि माइक्रो का मतलब ही छोटा है, तो यूँ हमें ये बात वाज़िह हो चुकी है कि ऐसी अशिया, एक ऐसे सैंपल्स जिनका हजम काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उनके लिए हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स जनरली होल्ड 0.5 to 2 milliliters of liquid and are spin at maximum angular speeds of 12,000 to 13,000 rpm। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 2 मिलीलीटर तक का जो माया होता है उसको रख सकते हैं और इसकी जो स्पीड यानी कि रफ्तार होती है वो भी 12,000 से 13,000 तक होती है। अब हमें ये बात बिल्कुल वाज़िह हो चुकी है कि ऐसी चीज़ें जो कि कम हजम रखती हैं उनके लिए हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मशीनें देखने में कैसी होती हैं, इनको आप वाज़िह तौर पर स्लाइड्स में देख सकते हैं। दाईं इतराफ वाली तस्वीर में आप ये वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि ये मशीन का साइज़ भी छोटा है और इसके अंदर हम जो सैंपल्स रखते हैं उनका हजम भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में दूसरे नंबर पर है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तेज़ रफ्तार में काम करने वाली मशीन। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। हाई स्पीड और सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज कैन हैंडल लार्जर सैंपल वॉल्यूम फ्रॉम अ फ्यू टेंस ऑफ मिलीलीटर्स टू सेवरल लीटर्स। तेज़ रफ्तार या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार सेंट्रीफ्यूज मशीन ज़्यादा तादाद के अंदर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका हजम ज़्यादा होता है, उनको बाआसानी ये हैंडल कर सकती हैं। कितना इसका हजम होना चाहिए? कम से कम मिलीमीटर से लेकर सेवरल लीटर्स यानी कि बहुत ज़्यादा लीटर्स तक हम इस मशीन से काम ले सकते हैं। बात बिल्कुल वाज़िह सी है, यानी कि अगर आपका सैंपल ज़्यादा तादाद के साथ मौजूद है, उसका हजम ज़्यादा है, यानी कि उसका हजम लीटर्स के अंदर है, तो ऐसी सूरत में आप हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। Additionally, larger centrifuge can also reach higher angular velocities around 30,000 rpm। लार्जर जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती हैं
इसकी जो स्पीड है वो 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के करीब दर होती है, जिससे हमें ये बात वाज़िया हो चुकी है कि हम ज़्यादा तादाद के साथ और ज़्यादा हुजम वाले सैंपल्स को बआसानी इस मशीन के अंदर काम कर सकते हैं। The routers may come with different adapters to hold various sizes of test tubes, bottles और micro-titer plates। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि माइक्रो-टाइटर प्लेट्स क्या होती हैं। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको सुर्ख रंग के तीर के साथ कुछ प्लेट्स दिखाई गई हैं। इनको माइक्रो-टाइटर प्लेट्स कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी प्लेटें होती हैं जिनके अंदर हम अपने सैंपल्स को रखते हैं। यूँ समझ लें कि सैंपल्स का जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को हम माइक्रो-टाइटर प्लेट्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन की। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेशन मशीनें जो होती हैं इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के अडेप्टर्स मार्केट में मौजूद होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ साइज़ की अगर आपने टेस्ट ट्यूब्स रखनी है, मुख्तलिफ साइज़ की आपने बॉटल्स रखनी है, मुख्तलिफ साइज़ की अगर आपने प्लेटें रखनी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के अडेप्टर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इनके ये अडेप्टर्स भी मार्केट में बआसानी मौजूद होते हैं और हम बआसानी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन की मदद से ज़्यादा वॉल्यूम वाले जो सैंपल्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूजेशन के अमल में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में तीसरे नंबर पर है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये क्या होती है? मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मेक्स यूज़ ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूजल फोर्स फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कुव्वत लगाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हम बआसानी एक ऐसी चीज़ें जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और ऐसे पार्टिकल्स इंसानी जिस्म या फिर जानवरों के जिस्म का हिस्सा होते हैं, यानी कि ज़िंदा इजसाम में पाए जाने वाले जो ज़र्रात होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हमें ज़्यादा कुव्वत और ताकत की ज़रूरत होती है और उस कुव्वत और ताकत में जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का नाम देते हैं। इस मशीन को आप बआसानी इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि इसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, तो ज़ाहिरी सी बात है इसमें जो कुव्वत और ताकत इस्तेमाल की जाएगी वो भी ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। कंपेयर टू माइक्रो सेंट्रीफ्यूज और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन आइसोलेट मच स्मॉलर पार्टिकल्स इंक्लूडिंग राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एंड वायरसेस। अगर तो हम पीछे पड़ी जाने वाली तीनों मशीनें यानी कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज या फिर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अब ये पड़ी जाने वाली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इन तीनों को एक दूसरे के साथ मुतबादल करें तो ऐसी सूरत में जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है इसके अंदर असल में हम इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले या फिर जिंदा इजसाम जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ रखते हों उनको बआसानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं, जैसा कि इंसानी खुलिये के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स, इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले प्रोटीन्स और इसके अलावा जरासीम वगैरह को भी बआसानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में अलहदा किया जा सकता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन रीच मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटीज इन एक्सेस ऑफ 70,000 RPM। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 70,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से ये मशीन चलती है, जिसकी वजह से बआसानी जिंदा इजसाम की बारीक तारीन छोटे साइज़ और कम वज़न वाले पार्टिकल्स को बआसानी इसमें अलहदा किया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जा रहा है, ये सारी डिटेल इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे।
तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज आर यूज्ड एज, इंडस्ट्रीज के अंदर सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पर है अ सेंट्रीफ्यूज इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। सबसे पहले लफ्ज़ ब्लड बैंक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ब्लड बैंक्स असल में एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर खून को इकट्ठा किया जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान को खून की ज़रूरत होती है तो फिर वो बआसानी ब्लड बैंक से खून को हासिल कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर खून के खुलियों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम खून के तीनों खुलिये, खून के सुर्ख ज़र्रात, खून के सफ़ेद ज़र्रात और प्लेटलेट्स को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन का अमल करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस द स्किम्ड मिल्क। दूध में से चिकनाई को ख़त्म करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूजेशन का अमल करते हैं। बात बिल्कुल सादा सी है, यानी कि दूध में से अगर आप चिकनाई को, मक्खन को अलहदा कर देंगे तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी उसको हम स्किम्ड मिल्क का नाम कहेंगे। और इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है द क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइन। शराब नोशी को सही से बनाने के लिए और इसके अलावा उसको साफ़ करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का अमल किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब्स। तहकीक करने वाली लेबॉर्ट्रीज और इसके अलावा जांच पड़ताल करने वाली लेबॉर्ट्रीज में अगर तो आपने यूरिन के अंदर से उसके खुलिये, उसके हिस्सों को अलहदा करना है या खून के ज़र्रात को एक दूसरे से अलहदा करना है तो इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का अमल किया जाता है। नंबर 5 इज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, लिक्विड सेपरेशन एंड लिक्विड सॉलिड सेपरेशन। अगर तो सैंपल में से ठोस को माया से अलहदा करना हो तो इस अमल के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा लिक्विड सेपरेशन यानी कि दोनों माया को एक दूसरे से अलहदा करना हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर पानी और तेल को अलहदा करना हो, पानी और अल्कोहल को एक दूसरे से अलहदा करना हो, अल्कोहल और तेल को एक दूसरे से अलहदा करना हो, तो इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा माया और ठोस को एक दूसरे से अलहदा करना हो तो इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर पर है इन लेबॉर्ट्रीज परफॉर्मिंग बायोकेमिकल एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड्स, सेंट्रीफ्यूज आर रूटीनली यूज्ड टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम सीरम और प्लाज्मा। अगर तो इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड यानी कि माया को तज्जिया करना हो, एक ख़ास किस्म की लेबॉर्ट्रीज के अंदर अगर आपने इंसानी बॉडी फ्लूइड का तज्जिया करना हो और ऐसी सूरत में आपने ये जानना हो कि इंसानी जिस्म के अंदर कौन सा माया पाया जाता है और उसकी तादाद क्या है और उसकी खुलियों का वज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी हमें सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रोसेस ही करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने खून में मौजूद प्लाज्मा और सीरम में से खून के खुलियों को अलहदा करना है और उनके बारे में डिटेल से तज्जिया करना है तो इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का तरीक़ाकार ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर है टू सेपरेट सेडिमेंट फ्रॉम द यूरिन। पेशाब में मौजूद उसके खुलिये या फिर कोई और बीमारी के पार्टिकल्स को अगर अलहदा करना हो तो इस अमल के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। 8वें नंबर पर है टू मेजर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ब्लड, द हेमेटोक्रिट। अगर तो आपने खून में मौजूद खून के सुर्ख ज़र्रात का हुजम जानना हो, उनकी तादाद जाननी हो, उनके बारे में सही से डिटेल के साथ तज्जिया करना हो तो इस अमल के लिए भी
सेंट्रीफ्यूजेशन का तरीक़ाकार ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूजेशन का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।